नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा में चुनावी हलचल के बीच चुनावी घोषणाओं का सिलसिला तेज हो रहा है। कांग्रेस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अलग अलग कांग्रेस नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा कई बड़ी चुनावी घोषणाएं लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। घोषणाओं को लेकर भी कांग्रेस के दूसरे नेता सवाल खड़े करते हैं, तो अब बीजेपी ने भी इन घोषणाओं को लेकर हुड्डा को घेरा है और पूछा कि जब सत्ता में थे तो अब जो घोषणाएं कर रहे हैं इन पर काम क्यों नहीं किया गया। तो हुड्डा की चुनावी घोषणाओं को लेकर अपनों और बीजेपी के सवालों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, तो अलग अलग खेमे अलग अलग कार्यक्रम भी कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया जा रहा है, तो एसआर के खेमा भी काफी सक्रिय है। ऐसे में हिसार में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने फिर बुढ़ापा पेंशन से लेकर बिजली ओएसपी जैसी घोषणाएं की, तो कुमारी सैलजा ने कार्यक्रम का निमंत्रण न होने की बात कहते हुए हुड्डा और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को सवालों के घेरे में ले लिया। जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है। ये तो 51 ने कही थी, हैं? ये तो आपने बेरा बकरी की मींगण की तरह कर दे, 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। हमने अपनी सरकार के समय में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, हजारों मकान बना के दिए। इनने सारी स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही दलितों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए 100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे सबको, क्योंकि 8 लाख जो मेरे कर्मचारी भाई हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी जगह जगह बैठे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए। ओपीएस सरकार आएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे, हम पुरानी लागू करेंगे। मालूम नहीं वो सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई कुछ और नाम था उसका, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमें ना तो बुलाया गया ना कुछ और, पहले दिन से नहीं, तो इसलिए गुटबाजी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। वहीं हुड्डा की ओर से की जा रही चुनावी घोषणाओं को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल करते हुए तंज कसा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या हरियाणा में बुजुर्ग नहीं थे, या फिर तब क्या बिजली नहीं थी? अब क्यों हुड्डा गुमराह कर रहे हैं? पहले बुजुर्ग नहीं होते थे, पहले गैस के सिलेंडर नहीं होते थे, पहले बिजली नहीं होती थी, क्यों नहीं करती फ्री? ये लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस को इनकी पाठशाला में इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि मूर्ख बनाओ, राज करो। ये कांग्रेस की संस्कृति है, कल्चर है कांग्रेस का। ये हुड्डा साहब ही नहीं कर रहे, सारे देश में ये यही कर रहे हैं। जाहिर है हरियाणा में अभी से 24 की दस्तक हो चुकी है। सभी दलों की तैयारी के बीच कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। लेकिन एक तरफ नेता विपक्ष हुड्डा, उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा की चुनावी घोषणाओं पर कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी सवाल खड़े कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी हुड्डा पर चुनावी घोषणाओं की आड़ में जनता को गुमराह करने के आरोप लगा रही है। ऐसे में देखना यह है कि चुनावी घोषणाओं और कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस कब एकजुट होती है और बिजली, गैस सिलेंडर, ओएसपी, बुढ़ापा पेंशन, गरीबों को प्लॉट जैसी घोषणाओं से क्या वाकई भूपेंद्र हुड्डा 24 में कोई कमाल दिखा पाते हैं? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी जिसमें आपने हुड्डा की घोषणाएं सुनी, सैलजा के कार्यक्रम को लेकर सवाल सुने। अनिल विज की ओर से पूछा गया कि जब आप सत्ता में थे तब इन वादों पर काम क्यों नहीं किया गया। तो इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रोफेसर विधु रावल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं बालमुकुंद शर्मा जी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ रजवन दहिनवाल जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सुखवीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं।
स्वागत है आप सभी का। मुद्दा चूंकि कांग्रेस से जुड़ा है, शर्मा जी पहला सवाल आपसे ही होगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कल जो हिसार में कार्यक्रम हुआ, क्या वो कांग्रेस का कार्यक्रम था? अगर वो कांग्रेस का कार्यक्रम था तो क्या कुमारी शैलजा या किरण चौधरी जैसे नेताओं को इनवाइट नहीं किया जाता? देखिए, कुमारी शैलजा जी प्रदेश की वरिष्ठ नेता हैं, सबसे वरिष्ठ हैं आज प्रदेश में। पूर्व में प्रदेश का अध्यक्ष भी रही हैं और आज हमारी जो सबसे बड़ी बॉडी है CWC, उसकी मेंबर हैं। हाल में भी उनकी नियुक्ति हुई 2 दिन पहले, बहुत वरिष्ठ हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं पार्टी के। वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल तक लगातार। उन्होंने शासन किया, प्रदेश को अच्छा शासन दिया है। तो दोनों ही नेता हैं और काम करने का अपना तरीका है। आज कांग्रेस इतनी मजबूत है, जमीनी सतह पर दोनों नेता लगे हुए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस आज मजबूत है। जनता के हित के लिए जो काम करना है हम वो कर रहे हैं। हमने जो घोषणाएं, जो कुछ काम रह गए होंगे, क्योंकि सबसे लंबे समय तक सत्ता में हम रहे हैं 35 साल तक हरियाणा में, तो लगातार हम जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है प्रदेश की जनता को उसके हक दिलाना, उनके साथ न्याय करना। हाँ। ये काम करने के लिए हम लोगों के बीच में है। विपक्ष का काम भी होता है कि जो कमियां रह जाती सरकार की उसको गिनाना और हमारी आगे की भविष्य की रूपरेखा जो रणनीति है वो लोगों को बताना। लोगों को पसंद आएगी तो लोग हमसे वोट करेंगे। क्योंकि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, पिछले दिन 2005 में 67 सीटें आई थी, आज तक का रिकॉर्ड है कांग्रेस का। हाँ। अब वो रिकॉर्ड भी हम नहीं तोड़ेंगे जी। बट मेरे सवाल, मेरा प्रश्न ये था कि कुमारी शैलजा को इनवाइट नहीं किया गया। वो कह रही थी उन्हें पता ही नहीं कि कैसा कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था, उन्हें शुरुआत से इनवाइट नहीं किया जाता है। तो वो हुड्डा खेमे पर, उदयभान पर सवाल उठा रही थी। देखिए, इतने बड़े नेता हैं, उनके बीच में मेरा बोलना, मैं समझता हूँ मेरा उतना करती नहीं है। और वो मैंने आपको बता देते, बहुत ही वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ नेता हैं कुमारी शैलजा जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वरिष्ठ नेता हैं। तो वो समन्वय आपस में अपने आप कर लेंगे, उस पर बहुत ज्यादा सोच नहीं देते। देखना यह है कि कांग्रेस हर जगह कार्यक्रम करी है और जनता हजारों की संख्या में भीड़ सुनने आ रही है। ऐसा लगता है कि आज हरियाणा चुनाव हो जाए 90 की 90 सीटें कांग्रेस को आएगी। तो जब इतना अच्छा माहौल होता है, प्रदेश की जनता हमारी तरफ टटकी लगाए बैठे है, तो मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो सरकार का फेलियर है उसको ज्यादा हम उठाएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि आज भाजपा क्या कह के आई थी और आज क्या कर रही है। कांग्रेस का जैसे हमने ये कहा, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, पहले 100-200 रुपए थी हमारे राज्य में आने के पहले, 2005 में जब आए, वो यहाँ तक भी हम लेके आए, आगे 6000 हम कर देंगे। OPS का मुद्दा वो राष्ट्रीय सत्र पर हमारे कांग्रेस का नीतिगत फैसला है। दादा कांग्रेस सरकार आते रहेंगे, हम OPS देते रहेंगे, वो दे ही हैं। जिन स्टेटों में आप देख सकते हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछते। और आपका चैनल तो बहुत प्रसिद्ध चैनल है, आप भी इतने अच्छी एंकर है, आप बहुत सीनियर है, आप इतना तो पढ़ते रहते, आप हमसे सवाल करते हैं। अगर हम OPS नहीं देते तो आप सवाल कर सकते हैं। ये जो 100 करोड़ का प्लाट का मुद्दा है, हमने दिए पहले 3,80,000 या 4 लाख, आगे आएंगे फिर ये प्लॉट दें, क्योंकि वो जो लोग गरीब हो गए। क्या होता है ज्योति जी, बहुत इसमें सोचने वाली बात। आज मान ले एक परिवार है, उसमें 2 लड़के हो गए, 2 लड़के बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, फिर परिवार बड़ा हो जाएगा। तो फिर वो 100 गज में नहीं रह पाएंगे, उसी परिवार का फिर भी लाभांवित होगा व्यक्ति, फिर नंबर आएगा 15-20 साल में, फिर उसी को देना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली है। जिस तरीके से हमारी कुछ प्रक्रिया कुछ चीजें ऐसी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये राशन कार्ड है, राशन बटना ही बटना है हर महीने। इसी तरह प्लाट भी हर बार देने ही देने हमने। तो जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये चीजें है। OPS भी है, आदमी के जो बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ वो अस्थायी रूप में दे देना चाहिए, दे भी। चलिए, इस पर विस्तार से भी बात होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सहारा जो है ये हुड्डा सरकार में ही वापस लिया गया था। भूपेंद्र हुड्डा सरकार में इसे वापस लिया गया था। ठीक है, आने वाले दिनों में ये केंद्र सरकार में, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था राज्यों के लिए। उस वक्त चौटाला सरकार थी जब अटल बिहारी सरकार में इसे किया गया, फैसला लिया गया, लेकिन राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था। राज्यों में हुड्डा साहब ने किया। ये हरियाणा राज्य में OPS को खत्म करने का काम, NPS को लागू करने का काम हुड्डा सरकार में हुआ। कि शुरुआत किसने की? क्या चौटाला ने शुरुआत की या नहीं की? वो केंद्र के कर्मचारियों के लिए था, OP चौटाला ने नहीं की शुरुआत, हुड्डा साहब ने की। OPS को खत्म करने की शुरुआत हुड्डा साहब ने की। अब वो खुद विधानसभा में कह चुके हैं कि अगर नहीं, वो कह भी चुके हैं कि अगर हमने गलत भी किया तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि कर्मचारियों के साथ ही गलत हुआ। वो खुद ये मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चौटाला साहब ने इसे खत्म किया हो। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, अगर हमने कोई किया है
और हमें लगता है वो ठीक नहीं है, वो अब राष्ट्रीय सदन पर हमारा फैसला हो गया। अगर हमने किया भी है तो जो राष्ट्रीय सदन पर फैसला हो गया तो हम, क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, हमारी नीतियां व्यापक स्तर पर बढ़ती है, पूरे राष्ट्रीय को देख करके बढ़ती है। अब ये फैसला कर दिया। चलिए, बीजेपी जैसे ही चर्चा में जुड़ जाए, पीसीआर बताइएगा, तंवर जी जो वादे कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन योजना को फिर से हम लेकर आएंगे, बिजली की 300 यूनिट फ्री दे जाने की बात है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, 6000 रुपए पेंशन कर देंगे, आप लोगों के पास क्या तोड़ है इस तरह की घोषणाओं का? ना कि सिर्फ कांग्रेस, ना कि भारतीय जनता पार्टी, अपितु समस्त राष्ट्र के समस्त राजनीतिक पार्टियां जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं उनकी निश्चित तौर पे नकल कर रही हैं, और ये जितने भी बातें कह रहे हैं ये 100% आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनकी नकल है। इसके अलावा हम तो ये कहते हैं कि जनता जनार्दन को फायदा मिलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी शासन में है प्रदेश में, जो हमारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी उनका कर दे। जो हमारा बिजली का मुद्दा है, जो हमारा शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, जन सुविधाओं का मुद्दा है, उसमें कोई विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्यों मुद्दे दे रही है किसी भी राजनीतिक दल को? नहीं देने चाहिए, उन कामों को ये करें। जनता पार्टी और कांग्रेस भी जब बिजली वाला मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं उनको अब लेके आ रही है, जनता के बीच में वायदे कर रहे हैं, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित तौर पर उनको समझना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियों को आम आदमी पार्टी ने लोगों की जन सुविधा की राजनीति पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया है और उसको मुद्दा बनाया है। हमने बहुत खुशी इस बात की कि जिन लोगों ने, जिनकी जिम्मेदारी रही राष्ट्रीय स्तर पे, जो राष्ट्रीय पार्टियां रही, निश्चित तौर पे जब वो राष्ट्रीय पार्टी अपनी जिम्मेदारियों में विफल होगी उसी का परिणाम तो आम आदमी पार्टी है। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम जो हमने वायदा किया वो हमने डिलीवर किया, जो दिल्ली में वायदा किया वो डिलीवर किया, जो पंजाब में वायदा किया वो डिलीवर किया, और अब हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ वायदा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बिजली का आंदोलन हमारा चल रहा है और उसमें हमें जो हरियाणा प्रदेश की जनता का कार प्रेम मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हरियाणा प्रदेश की जनता देख चुकी है। हम नवीन राजनीति के प्रयास, लेकिन आप लोग तो साथ है ना इंडिया के तहत? देखिए ऐसा कांग्रेस के साथ नहीं है क्या? देखिए बात इंडिया के तहत नहीं है, हमारी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक विचारधारा है, सभी पार्टियों की अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। निश्चित तौर पर इंडिया का जहाँ तक विषय है वो राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि हरियाणा प्रदेश का विषय, हरियाणा प्रदेश के विषय में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों की विफलता हरियाणा प्रदेश में रही है उसके दृष्टिगत आम आदमी पार्टी एक बेहतरीन विकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में बनने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारा जो सदस्यता अभियान था उसमें जो आधे समय में ही हमारा जो टारगेट था वो पूरा हुआ, और जिस प्रकार से पुनः बिजली आंदोलन के माध्यम से हमारे सभी प्रदेश स्तर के नेता, सभी लोकसभा स्तर के नेता, सभी जिला स्तर के नेता, सभी ब्लॉक स्तर के नेता निरंतर जनता के बीच में, जनता को हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जिन अपेक्षाओं से राष्ट्रीय दलों के से वो चलिए, आप अपनी बात आप पूरी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपकी कांग्रेस से विचारधारा ही अगर मेल नहीं खा रही है और आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, फिर तो इस पर भी सवाल है कि बिना विचारधाराओं के मेल खाए आप लोग साथ भी हैं, जनता क्या समझे। चलिए वो विषय नहीं है आज का। विधु रावल जी जुड़ गए हमारे साथ। तंवर साहब बात पूरी कर चुके हैं आप। जो हरियाणा प्रदेश की जो विफलताएं हैं आज विषय हरियाणा प्रदेश की डिबेट है, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई विषय आएगा तो राष्ट्रीय स्तर की बात की जाएगी। विधु रावल जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। राहुल साहब, एक तरफ तो भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा जो वादे कर रहे हैं उनके अपने भी सवाल उठा चुके हैं कि ये कांग्रेस की घोषणाएं नहीं हैं। दूसरी ओर आज अनिल विज भी सवाल कर रहे हैं कि आप बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में बुजुर्ग कहाँ गए थे, बिजली क्या उस वक्त नहीं होती थी, सिलेंडर 500 रुपए देने की बात करते हैं, क्या उस वक्त सिलेंडर नहीं था, तब काम क्यों नहीं किया गया? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से हरियाणा की जनता जिन लोगों को नकार चुकी है, जिन लोगों को पूरी तरीके से जिन पर से विश्वास उठ चुका है जनता का, जिनमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखती,
वही लोग जो हैं रंग बदल बदल कर, कपड़े बदल बदल कर, चेहरे पर नकाब लगा लगा कर और लुभावने वादे करते हुए किस प्रकार से जनता के बीच में अपना विश्वास स्थापित करने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, इनकी घोषणाओं पर खुद इनके साथ जिस पार्टी में जो लोग काम करते हैं, इनकी खुद की पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं है, तो आम जनता को तो कहां से होगा। इनकी पार्टी के लोग ही उन सारे जो वादे हैं उनको नकार चुके हैं। फिर उसके बाद आते हैं जिस प्रकार से आज आपने बात बताई, बिल्कुल बात ठीक है। कहते हैं पूत के पांव पल्ले में दिखते हैं, पूत के पांव पल्ले में दिखते हैं, लेकिन हरियाणा ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठाड़ा सांड बनाकर छोड़ा। 10-10 साल उनका राज देख लिया। कोई नया आदमी आकर कोई लुभावनी बात करे तो समझ आता है। एक आदमी जो पुराने, जिसको 10 साल तक हरियाणा में राज रहा हो और उसके राज के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर था, क्षेत्रवाद चरम पर था, जातिवाद चरम पर था, ऐसे लोगों से हरियाणा की जनता ने निजात पाई है। हरियाणा की जनता ने 2014 में क्षेत्रवाद को ठेंगा दिखाकर संतुलित विकास, समान रोजगार, हमारा अधिकार पर मोहर लगाई। जातिवाद को ठेंगा दिखाकर हरियाणा की जनता ने अपनी खुद की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और कहा भाई भेदभाव रहित विकास होना चाहिए। इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं रखती, हर भ्रष्टाचार की छोटी से छोटी किसी घटना पर भी संज्ञान तो लेती है, ठोस कार्रवाई करती है। और जब कार्रवाई करती है तो सोया हुआ विपक्ष उस दिन जाग कर उठकर कहता है देखो घोटाला हो गया। दरअसल घोटाले नहीं, घोटालों की कार्रवाई पर जो है विपक्ष जो है चीखाचिल्ली करता है। अब इन लोगों को अपने वादे पूरे करने के लिए अवसर मिला था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से लेकर 2014 तक इस प्रकार से लगभग 9.5 वर्षों तक हरियाणा की कमान उनके पास थी। उनके समय क्या थी? बुढ़ापा पेंशन उन्होंने 300 रुपए से उठाई थी इंडियन नेशनल लोकदल से और 750 रुपए तक देते रहे। बाद में जाते जाते 1000 की घोषणा कर गए, लेकिन दी वो भी। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 750 रुपए जो भूपेंद्र हुड्डा दिया करते थे, वहां से बढ़कर 2750 रुपए हो चुकी है। ठीक है, यानी लगभग 3.5 गुना अधिक। इसके साथ ही जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो केवल 9 साल की बात करूं तो जितना ये कवरेज दिया करते थे, लगभग 15.5 लाख लोगों को बुढ़ापा पेंशन के अंतर्गत कवरेज दिया जाता था। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, यह आंकड़ा बढ़कर 26 लाख के करीब हो चुका है, लगभग दुगना। तो दुगनी जनसंख्या तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया के अंदर जो मुद्रास्फीति है, या यूं कहें कि दुनिया के अंदर जिस प्रकार से लोगों की आय जो है, तो कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि महंगाई दुगनी हो गई हो। महंगाई तो वही 4, 5, 6%, 7% तक बढ़ रही है। लेकिन किस प्रकार से उसके बावजूद भी जब जनता अपनी सरकार बना लेती है तो ये बहरूपी और ये छलिए जो लोग हैं, इनकी बात नहीं रहती। अब बात दूसरी भी है, ये जो दूसरे लोग हैं, ये कोई आम आदमी पार्टी कोई जनता से निकली पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस और इनेलो के पिटे हुए लोग अपना नाम बदल कर जो आम आदमी पार्टी बता रहे हैं और इनके यही कारनामे जो है इनको आज तिहाड़ के अंदर बिठाए हुए हैं। अगर ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरह एक अलग विचार वाले पार्टी के लोग थे तो देखते कि डिफरेंस, जब राज मिलता तो डिफरेंस आता, लेकिन काम और कारनामे इनके आम आदमी पार्टी के आगे बढ़कर है। ठीक है, आप अलग विचारधारा की पार्टी होंगी, लेकिन दूसरे दलों के बहुत सारे नेता आपकी पार्टी में हैं। 2014 की बात करें तो कांग्रेस के तो बहुत ज्यादा नेता आपकी पार्टी में गए थे। यहाँ तक कि पार्टी में आते हैं, टिकट मिलता है, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री भी बन गया दूसरे दलों से आगे, बहुत सारी चीजें, और ये होता है दल बदल विषय तो ये नहीं है, लेकिन अंतर नहीं, आपने ये बात कही तो मैंने उस पर ही जवाब दिया। मैं अंतर समझा देता हूँ ना जो मैंने बात की। अगर कोई दूसरा दल का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विचार में आस्था जताते हो, भारतीय जनता पार्टी के विचार को अपनाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आता है। वो अपना विचार भारतीय जनता पार्टी पर नहीं थोपता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का विचार वो नहीं बन जाता जो कहीं से लेकर आया होता। भारतीय जनता पार्टी का एक सनातन तात्विक विचार है जो भारतीय जनता पार्टी के पहले अवतार जनसंघ के पैदा। ठीक है विधु जी, आप ही कह रहे हैं कि ये डिफरेंस है हमारी पार्टी में कि हमारी विचारधारा को जो स्वीकार करते हैं वो हमारी पार्टी में आता है। मैं अब चर्चा को आगे ले जाती हूँ राहुल जी, मैं अभी इनेलो को चर्चा में जोड़ लूं। आएंगे वालमुकुंद शर्मा जी। दहिनवाल जी, एक तरफ कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है जिसमें
गैस सिलेंडर की बात करें 500 रुपए में 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे फ्री में गरीबों को, और साथ ही पेंशन को लेकर कहा जा रहा है कि 6,000 रुपए हम पेंशन देंगे। तो बहुत एक्टिव नजर आ रही है, आप लोग भी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा ये है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि आज के दिन में सबसे मजबूत कहीं हम हरियाणा में। नहीं, ये तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर नहीं बताएगा। ये तो लेकिन धरातल की जो राजनीति है वो कौन देख रहा है? ये जो जिस प्रकार से इनकी हकीकत सामने आ रही है ये किसी से छुपी हुई थोड़ी है। आज कांग्रेस में अगर बात करते हैं तो उनमें आपस में ही फूट इतनी है कि वो एक दूसरे का कांटा निकालने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो इस चीज को भूल जाए कि वो कभी सत्ता में वापसी कर पाएगी। कांग्रेस के कारण है, उसका कारण ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अपना गुट है, वहां पे एसआर के एक अलग सा गुट बन गया। जहां पर भी जाएंगे ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एसआर के गुट को आगे आने देगा, और एसआर के ग्रुप का यही प्रयास रहेगा कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे ना आने दे। तो इनकी तो बात यहीं पर ही खत्म हो जाती है, एक दूसरे का कांटा निकालने में ये व्यस्त रहेंगे। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये आज सत्ता पाने के लिए बात कर रहे हैं। सत्ता आज मुख्य विपक्षी दल होने के लिए इनका दायित्व तो बनता था कि जनता की बात करें, लेकिन ये जनता की बात ना करके ये खुद को और अपने बेटे को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अपने लिए तो खुद आखिरी चुनाव बता दिया उन्होंने, जनता से समर्थन मांगा है कि मेरा तो अंतिम चुनाव है, मेरा बेटे का किस प्रकार से सहयोग करोगे या मेरा किस प्रकार से सहयोग करोगे, वो अंतिम चुनाव है इनका। तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि इसके बाद उनका कुछ नहीं है। रही बात आज कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का शासन था वो जनता ने भली बातें देख लिया। इससे पहले उनकी क्या हालात थी और अब गठबंधन में उन्होंने क्या किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब शासन था, शासन की ही बात अगर हम कर ले तो उस समय 2400 करोड़ रुपए का था कर्जा। कांग्रेस के समय में आप देखिए 1,10,000 करोड़ का कर्जा था और आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। और हरियाणा में विकास नाम का कोई भी काम नहीं हुआ। कोई भी यूनिवर्सिटी की, एम्स की अगर बात करें तो कुछ नहीं है। इन्होंने भर्ती तक नहीं की। यहाँ पर 40,000 टीचर्स की जहां पर अगर वैकेंसी भर्ती ना करी हो, वहां पे पद खाली पड़े हो, तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हमने प्रदेश का विकास किया हो। ओपीएस की जिस प्रकार से कांग्रेस के जो बात कर रहे थे, तो ये भूल रहे हैं कि ओपीएस को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में लागू किया था और उस समय गठबंधन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला होते थे। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देखिए, उन्होंने इसको लागू नहीं होने दिया, हरियाणा में इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। और जनवरी 2006 में जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, उन्होंने ओपीएस को हरियाणा में लागू कर दिया। और आज किस मुंह से कह रहे हैं कि वो ओपीएस को लागू करेंगे? हरियाणा की जनता को किसी प्रकार से नहीं बहकाया जा सकता। ये केवल और केवल बहकाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कांग्रेस के शासन में होता क्या था? 75,000 एकड़ जमीन को एक्वायर किया। इनकी नजर केवल ये रहती थी कि किसानों को कैसे जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे ये सीएलयू के नाम पर, इनके विधायक थे, इनके नेता थे, उनकी किसानों की जमीन के ऊपर निगाह रहती थी। जैसे मांस के ऊपर गिद्ध की नजर होती थी, ऐसे किसानों की जमीन के ऊपर नजर होती थी। सीएलयू करके इन्होंने किसानों को, जमीनों को उजाड़ने का काम किया, किसानों की जमीन को लूटने का काम किया, किसानों को बेघर करने का काम किया है। और आज ये कहते हैं कि हमें सत्ता वापस दो। सत्ता इनको नहीं मिलेगी क्योंकि हरियाणा की जनता इनको भली बात जान चुकी है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आह्वान पर, चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा निकल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 73 विधानसभा कवर करके 3100 किलोमीटर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कवर किए हैं। लाखों लोगों से मिले हैं और लोगों की समस्याओं को जाना है, लोगों से डायरेक्ट रूबरू हुए हैं। उनकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का प्रयास आज वो अकेला विधायक होने के बावजूद भी अगर कर रहे हैं। यहाँ पर 30 विधायक है, ये अपनी लड़ाई इनसे नहीं निपट रही। भारतीय जनता पार्टी के जो आज जिस प्रकार से हमारे साथी विदुर रावल जी कह रहे हैं कि वहां पर सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेसी बैठे हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, रमेश कौशिक की बात करें, धर्मवीर सिंह की बात करें, ये क्या है? ये सारे कांग्रेस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। ये सारे कांग्रेसी हैं, इनके खून में आज भी कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। और एक चीज, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ये भ्रष्टाचारी बताते हैं, इनको खूब सब कुछ आरोप लगा देते हैं। जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, वो भी गंगा नहाए हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इनका तब तक आरोप रहता है जब तक वो बीजेपी के गंगा जल से नहा नहीं लेते, उसके बाद इनका कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा केवल और केवल थोपने की विचारधारा है। जनता को कैसे बरगलाया जाए, विचारधारा इनकी वो है। जनता को कैसे गुमराह किया जाए, वो विचारधारा इनकी। हिंदू मुस्लिम का कैसे दंगा किया जाए, इनकी विचारधारा वो है। 35 बनाम 1 का नारा कैसे लगाया जाए, इनकी विचारधारा वो है। विकास की बात आपकी बात आ गई है, आपकी बात पूरी हो चुकी है। आपकी बात पूरी हो चुकी है। जादौन साहब,
जो ये बड़े बड़े वादे और घोषणाएं की जा रही हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी इनके सहारे, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा गुट? ये ऐसा है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा गुट तो बड़ा है ही। अब गुटबाजी की चर्चा तो सबको ही पता है, बहुत एक ट्रेडिशनल रवैया हो गया है कि कांग्रेस में गुट है और भूपेंद्र हुड्डा का गुट है, फिर उनके विरोधियों का भी गुट है, और अब जो है 3 गुट मिलकर एक हो गए हैं। तो अब देखिए कि हालांकि ये भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से अपना माहौल और एजेंडा लेकर चल रहे हैं, तो वो अभी हाल में उन्होंने हिसार में जो रैली की है, उन्होंने कहा कि पहले तो हम विपक्ष थे, अब हम विकल्प हो चुके, विकल्प हो गए। तो अब ये है कि मुद्दे भी उनके पास हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं कि हम पोर्टल बंद कर देंगे, हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 कर देंगे, तो हम ओबीसी की क्रीमी लेयर 10 लाख कर देंगे, तो ये मुद्दे मुझे लगता है कि जनता पर अपील तो करेंगे। और वो कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट बैठक में जो है ओपीएस लागू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। अब ये इसके बरअक्स भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी जेजेपी गठबंधन को ये सोचना है कि वो आखिर में इस एजेंडा के मुकाबले में किस तरह से अपने आप को मतदाताओं के बीच में लेके जाते हैं। हालांकि मनोहर सरकार ने अपने भी काम किए, उन्होंने आपने वो तो ये कहते हैं हमने शासन व्यवस्था को बदलने का काम किया है, हम राजनीतिक संस्कृति को भी बदल रहे हैं। तो लोग किस तरह से इस बात को समझते लेते हैं और वो किस तरह से राहत महसूस कर रहे हैं, ये देखने की बात है। आने वाले चुनाव में इसी का परीक्षण होना है। बिल्कुल। बालमुकुंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही आपसे सवाल भी, ये जो घोषणाएं कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा, क्या ये हरियाणा कांग्रेस की घोषणाएं हैं? क्योंकि सैलजा, किरण, सुरजेवाला इन पर सवाल खड़े कर चुके हैं कि ये कांग्रेस की घोषणाएं नहीं है। देखिए, घोषणाएं वो होती है जब हमारा चुनाव घोषणा पत्र हम जारी करेंगे, हाँ, वो हमारी घोषणाएं थी। लेकिन जब हम जनता में जाते हैं, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंध है मेरा, अगर मैं वहां चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लोग वहां मुझे बताएंगे कि आपने ये काम करने हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि हाँ हम ये काम की कोशिश करेंगे। तो ये तो जनता के बीच में से जो आवाज आती है उसके लिए हम बात करते ही हैं। वो हमारा घोषणा पत्र पूरे हरियाणा में सब नेता बैठेंगे, कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, हमारे जैसे लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। हम लोग 8-8, 10-10 साल से जनता के बीच में हैं, तो वो घोषणा पत्र तैयार होगा। लेकिन जो वरिष्ठतम नेता क्षेत्र में जाते हैं, अब कुमारी शैलजा जी पूरे भ्रमण करी हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ महिलाओं की समस्या बहुत ज्यादा हमारे सामने उजागर हो गया रही है। और जैसे अब गृहिणियों के बारे में भी हम नई घोषणाएं करेंगे चुनाव घोषणा पत्र में। ये कई बार क्या होता है, अपनी एक वो है हमारी एक सीमा रेखा होती है, उस दायरे में रह करके हम बात करते हैं पार्टी पर। लेकिन जो सच्चाई वो ये है कि जनता की जितनी भी मांगे आएंगी, हम उन पर पूरे दिल से विचार करके अपना घोषणा पत्र बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। एक बात और, मेरी आवाज आ रही ज्योति जी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और मैं बता देता हूँ, जितने साथी कह रहे थे ना, वो आम आदमी पार्टी वाले जो कल की पार्टी है, बिल्कुल जुमा 9 दिन इनको आए, ये भी करेगा हमारी पॉलिसियां। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, मैं सभी साथियों को बता देता हूँ, कांग्रेस से कुछ सीखने की जरूरत है। जब देश आजाद हुआ, हमने आजादी की पहली किरण देखी, तो उसी दिन हमें लगा था कि जो देश की पूरा मान का हमने तैयार कर दिया था, हमने बांध बनाने शुरू कर दिए थे। और देश में गेहूं एक ऐसा उत्पादन था गेहूं का कि हमने आयात करना पड़ता था और मोटा अनाज खाते थे। गेहूं बहुत अमीर लोगों का एक खाना होता था। हमने गेहूं उत्पादन शुरू किया, हरित क्रांति लेके आए, एक्सपोर्ट करने लगे। जब हमने भरपूर खाना मिलने लगा सबको, पूरे देश की जनता को, फिर हमने देखा कि प्रोटीन, मिनरल, ये चीजों के लिए दूध क्रांति लेके आए। यानी कि हमने तो ये भी देखा जब खाना भरपेट मिल गया, फिर वो कुपोषण आ रहे, सारे मिनरल, प्रोटीन, विटामिन सब मिलते रहे। फिर दूध पर ध्यान दिया हमने, तो दूध ले गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़े जाते हैं, मिड डे मील लागू किया, स्कूल में दोपहर का खाना बच्चों को हम देने लगे। ये इस तरीके की योजना है। फिर हम सुनिए, मैं एक मिनट दे देते, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दे दो। फिर हमने ये देखा कि लोगों को काम करने के लिए भी गारंटी होती है इस देश में, क्योंकि विश्व में हमारा नाम इतना बढ़ गया, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हमने स्थापित किया। ये मनरेगा हम लेके आए ताकि सबको काम का अधिकार, मौलिक अधिकार हो जाए। फिर हमने देखा कि सरकार की पारदर्शिता जरूरी है, फिर हम आरटीआई लेके आए। ये तो सभी बातें पब्लिक डोमेन में है। क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, ये सभी पब्लिक डोमेन में पहले से हैं। लेकिन कांग्रेस एकजुट जब घोषणाओं को लेकर घर में बैठे लोग ही, अपने लोग ही सवाल उठाएंगे, तो जनता कैसे यकीन करे कि भूपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हो कांग्रेस का वादा है?
हालांकि बड़ी नेता इसमें कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वरिष्ठतम नेता के कुमारी सैलजा ही सवाल उठा देती है, कार्यक्रम पर सवाल हो जाते हैं, तो बिना एकजुट हुए कैसे जनता को यकीन में ले पाएंगे, कैसे भरोसे में ले पाएंगे? विधु रावल जी, ओपीएस की बात कर रहे थे अभी जादौन साहब, ओपीएस की पुरानी पेंशन योजना को लेकर, चूंकि हिमाचल में फायदा तो मिला, इसमें भी कोई दो राय के नहीं, कांग्रेस को फायदा मिला, भले ही कांग्रेस ने खत्म की हो, लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं ये गलती थी और हमें एहसास था इस बात का। फायदा मिला कर्नाटक में जी, तो ओपीएस का फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानने के बाद कि हिमाचल के चुनाव हुए थे पिछले साल 12 अक्टूबर का चुनाव था हिमाचल प्रदेश का, तो उससे जब हरियाणा के चुनाव होंगे तब तक लगभग 2 साल हो चुके होंगे। कर्नाटक का चुनाव जो है इस साल मई के महीने में हुआ, 11 तारीख को था, 10 तारीख को मई को था, तो उस जब तक चुनाव होंगे 1.5 साल इसमें भी हो गया। आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और जिस तरह से आपने सवाल पेश किया है, आपने कहा है कि क्या फायदा मिला कांग्रेस को? हो सकता है दोनों प्रदेशों में कांग्रेस को फायदा मिला हो, लेकिन क्या लोगों को वहां के फायदा मिला? ऐसा कोई भी एक संकेत नहीं आया। क्या कर्नाटका के अंदर ओपीएस लोगों ने लेनी शुरू कर दी है या किसी एक भी कर्मचारी को लाभ मिला है क्या? क्या हिमाचल में किसी एक भी कर्मचारी को लाभ मिला है क्या? और इससे भी आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणा की कि हमने ओपीएस लागू कर दिया, और ये घोषणा कब की? पिछले साल मार्च में की। अब उसको 1.25 साल हो चुका है, लेकिन वहां पर इन्होंने इस प्रकार की पेचीदा शर्तें रख दी उसको जोड़ने के लिए कि वहां पर भी एक भी कर्मचारी उसको नहीं ओप्ट कर रहा। और नहीं तो आपकी डिबेट पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनसे पूछ के बता दीजिए कि राजस्थान में कितने कर्मचारियों ने लिया। छत्तीसगढ़ में हाँ कुछ कर्मचारियों ने लिया, लेकिन वो अब वापस ये डिमांड कर रहे हैं कि क्या हमें दूसरा ऑप्शन चुनने का अनुमति है, क्योंकि कांग्रेस का शर्त क्या लगा रही है? वो कह रही है कि जिसने 15, 16, 17 साल तक जो है न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है नौकरी कर ली, वो कहते हैं कि वो जो हर महीने 10% या 7% या 8% कटवाया उसको सबको भूल जाओ, अब नए सिरे से शुरू होगी। तो क्या 17 साल तक इतने महीनों की लोग अपनी कमाई को छोड़ सकते हैं? ये इस प्रकार की अटपटी शर्तें, यानी कहते हैं डेविल लाइज इन द डिटेल। मैं जिस प्रकार से बालमुकुंद जी ने पूरा का पूरा लाइफ चार्ट ड्रॉ किया, मैं भी बता सकता हूँ कैसे जीत घोटाला से शुरू किया था पंडित नेहरू जी के समय से, और उसके बाद आपके आते बोफोर्स घोटाला, और उसके बाद आकर ऑगस्टा वेस्टलैंड तक कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, वो मैं सारा इनकी लाइफ स्केच बता सकता हूँ, इन्होंने अपनी तरीके से बताया। लेकिन मैं इस डिबेट का समय नष्ट नहीं करना चाहता, ये बताना चाहता हूँ कि लोग इन पर भरोसा क्यों करेंगे, खास तौर पे तब जब एक बड़ा बदलाव जो है लोगों में देख लिया। मुझे नहीं पता कि आपके चैनल पर बैठे वरिष्ठ पत्रकार जो है वो कुछ दिनों से कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको कांग्रेस में दिख रहा है, जबकि जनता जो है वो कांग्रेस पर बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मेरे क्षेत्र में अगर कोई ये कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ सकते हैं, केवल यही डर बहुत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब इस प्रकार से लोगों की जमीनों पर कब्जा होना फिर से शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज का शासन का मतलब किस प्रकार से कुछ चोर लोग जो हैं, कुछ लुटेरे लोग जो हैं, उनका शासन पर कुछ प्रकार का दबाव फिर से शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब है कि किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबांट फिर से शुरू हो जाएगी, गरीब को जो अब नौकरियां मिल रही है वो नौकरियां मिलनी बंद हो जाएगी। और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे, जादौन साहब ने भी इस बात को एंडोर्स किया। अब पोर्टल अगर आप खत्म करते हैं तो इसका मतलब न खाता न बही, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहे वही सही, गांव के अंदर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी उसको वहां पर जाकर बीपीएल परिवार लिख दिया जाएगा, झुग्गी झोंपड़ियों को बीपीएल का लाभ नहीं मिलेगा। जो एक सबसे बड़ा घोटाला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय, जमीनों को किस प्रकार से लूटा खसूटा जाएगा, ट्रांसफर के लिए पूरा का पूरा रैकेट वापिस सक्रिय हो जाएगा। तो ये चीजें डराती हैं। पता नहीं जादौन साहब को क्या आकर्षण दिख रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा में। नहीं राहुल जी, देखिए जो सामने नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस मजबूत तो है। आज की तारीख में जब हम डिबेट कर रहे हैं, आप लोग सत्ता में हैं, डेफिनेटली आप लोग भी मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस को भी हम कमजोर नहीं कह सकते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी है, 30 विधायक हैं, और आप जिस इलाके में बात करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के नाम से डर लगता है, जहां तक मैं जानती हूँ आपके स्थानीय विधायक भी कांग्रेस से ही हैं, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नाम पर या भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर कोई डर हो, ये जादौन जी को लगता होगा। अगर मेरे स्थानीय विधायक से पहले अगर लेश मात्र भी पता होता कि कांग्रेस जो है 25 से लेकर 30 सीटें तक ला सकती है, तो मेरा स्थानीय विधायक अपने डिपॉजिट जब्त करवा जाता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय वोट कटुआ है,
उनके नाम से लोग वोट करती हैं, लोगों को पुराना उनका क्रियाकलाप याद आता है। ये कोई नए तो पैदा नहीं हुए ना, 10 साल देखकर परख कर तभी नकारे हैं ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कोई नए तो आसमान से मसीहा नहीं उतर कर आए। वही बात जो आज विप साहब ने कही है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नए आए हुए होते, इनको अवसर मिलता, लेकिन पूछ के पांव तो पल्ले में दिख गए। देख लिया 10 साल का शासन, नकार दिया। आज किस कारण से उनको पकड़ेंगे, आज आकर्षण उनमें क्या दिखेगा। और खासतौर पे हम जो सबसे पहले चाहे भिवानी जिला हो और चाहे पानीपत जिला हो, ये तो रिसीविंग एंड पे रहा है। हम जैसे ही अपना जैसे ही सीमा पार करते थे तो तुरंत देखते थे कि दूसरा जिला किस प्रकार से था और हमारा जिला किस प्रकार से उपेक्षित किया गया, हमारा हक और अधिकार मारा गया। ये हरियाणा को याद रहता है ये सारी चीजें। हरियाणा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नंगा जातिवाद याद आता है। हरियाणा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भ्रष्टाचार और वाड्रा के पास किस प्रकार से हमारी जमीनें जो है गिरवी रखवा दी गई, उठवा दी गई। चलिए, मैं ठीक है, बालमुकुंद जी भी कुछ कहना चाह रहे, तंवर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बालमुकुंद जी बोले, फिर आ रहे हैं तंवर जी। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो एक शब्द का प्रयोग किया, नंगा जातिवाद, मेरे घोर आपत्ति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 1 मिनट में कहना हूँ 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए हमने। 4 थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में लगाया, झज्जर में लगाए 2 प्लांट और हिसार में लगाए 6 गढ़, कानपुर कला, जाडली और यमुनानगर। 19 यूनिवर्सिटियां बनाई हमने। जींद में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी रोहतक में, सोनीपत में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा, हिंदुस्तान की पहली महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में, और नीलम यूनिवर्सिटी मीरपुर में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, चौधरी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी बहुत छोटी यूनिवर्सिटी होती थी, उसको उन्होंने विस्तृत रूप दिया उसका, चौधरी छोटूराम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और राजीव गांधी साइंस सिटी में 7-8 यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, 19 यूनिवर्सिटी। एक मेरी पूरी बात होने दीजिए, फिर बोलिए आप, एक बार पूरी होने दीजिए मेरे पूरे। उसके बाद रेलवे लाइन जींद से लेकर के सोनीपत दिल्ली, वह सोनीपत नई रेलवे लाइन, रोहतक से लेकर वाली तक। आप सुनिए एक मिनट ज्योति जी, हमने जितने हमारे टाइम में काम हुआ ज्योति जी, कुछ नया नहीं किया, कोई नया नहीं आया। ज्योति जी बीच में बोल रही है, डिबेट का तरीका था नहीं। चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज, ये डिबेट का तरीका था नहीं। ये हम काम करा रहे ना ताकि जनता को काम ना पता चले, वो बीच में बोल रहे हैं। ये जो काम बीच में ना बीच में बोल रहे हैं, आप 2 दिन चुप रहिए। वेदू जी ये देखो, क्योंकि मैं काम गिरा रहा हूँ, फिर मैं बाद में गिराऊंगा, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। मैं काम गिरा रहा हूँ तो वो इसको इनको चुप करा दिया। विधु रावल जी, ये आप हमारे काम गिरा रहे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप बीच में चुप रहिए, हम अपने काम गिरा रहे हैं, हम अपने काम बता रहे हैं, आप चुप हो जाइए, उसके बाद बोलिए। विधु रावल जी, अभी सुनिए, आप दोनों ही फोन लाइन पर हैं, आप दोनों ही फोन लाइन पर हैं। अगर आप लोग साथ साथ बोलेंगे कुछ भी नहीं समझ आएगा क्या बात कर रहे हैं। आप दोनों ही फोनों पर हैं सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक एक करके बोले। विधु जी आप सुनिए, अभी सुनिए। ठीक है, बालमुकुंद जी, आप जो ये लिस्ट गिनवा रहे हैं, हुड्डा साहब भी लिस्ट गिनवाते हैं, वो बताते हैं कि पूरे हरियाणा का समान विकास करवाया। ये जो एलिगेशन लगते हैं कि क्षेत्रवाद फैलाया, जातिवाद फैलाया, ये बिल्कुल निराधार के, वो खुद भी कहते हैं बात। सुखवीर तंवर जी कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से वेट कर रहे हो। तंवर जी आप दोनों फोन लाइन पर हैं, अगर आप साथ साथ बोलेंगे, ये चिल्ला चिल्ली करेंगे, दर्शक कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। मैंने तंवर जी को अभी वक्त दिया, आगे काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुखवीर तंवर जी, ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी, ये लोग भी बात करते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा, 2013-14 के सब सारे प्रदेश और देश में देखा। और अभी बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे HPSC में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देता। बेरोजगारी में CMI के आंकड़े सबसे ज्यादा हरियाणा में, महंगाई में आंकड़े सबसे ज्यादा महंगाई है। और कोविड में जिस प्रकार से शराब का घोटाला हुआ और कोविड में हिस्ट्री का घोटाला हुआ, क्योंकि कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था बाहर, वो सब इनके संरक्षण में हुआ। इसके अलावा सारे के सारे ट्रस्ट हैं। और इसके अलावा जो परिवार पहचान पत्र के नाम से 2 साल से ज्यादा समय से जिस प्रकार की इनकी अन्यायपूर्ण कार्रवाई चल रही है, जो 5 लाख से ज्यादा इन्होंने पेंशन काट दी और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट दिए, निश्चित तौर पर ये हर विषय में विफल हो चुके हैं और नंगे हो चुके हैं। अब इनको सिवाय झूठ बोलने के भारतीय जनता पार्टी का दूसरा काम है
झूठ बोलना, तेज बोलना, इससे नहीं है। देश प्रदेश की जनता सब देख रही है। और आप किस प्रकार की बात करते हैं? आपका तो काम है झूठ बोलो, तेज बोलो। आपने क्या क्या 2019 में 75 पार और क्या हुआ आपका? और एटीएन के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं। ज्योति जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, गांव का शहर का चौकीदार उनको नहीं पता कि क्या पन्ना प्रमुख होता है, उसका काम क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने में लगे हुए, शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं है। और किस प्रकार से मणिपुर में, मैं बार बार कहता हूँ, मणिपुर में हमारी माताएं बहनें मंजूरी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की भी। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए अभी दहीनवाल जी, देखिए अगर एक एक मुद्दे पर हम बात करें, पुरानी पेंशन योजना को लेकर हमने बात की। अभी सुनिए, आपकी बात पूरी हो चुकी है। दहीनवाल जी, आप लोग शायद वादा कर रहे 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, कांग्रेस कह रही 6000 रुपए देंगे, जेजेपी ने भी वादा किया था हम 5100 रुपए कर देंगे। तो आप लोग क्या वाकई उम्मीद कर रहे हैं कि एक विधायक से आप लोग सरकार में भी आ जाएंगे? अभी जो बुढ़ापा पेंशन है उसे आकर आप लोग 7500 कर देंगे, या इस तरह के वादों से आप लोग जनता को अपनी तरफ लुभा पाएंगे? देखिए ज्योति जी, बात कहाँ पर आती है कि जनता को ये उम्मीद होनी चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के, जिस दल के साथ जुड़ रहे हैं, क्या वो दल इतना सक्षम है कि हमारी आवाज उठा सके। आज भले ही चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेला हो, लेकिन आज चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ लाखों लोगों का एक रेला बना हुआ है। जिस प्रकार से 24 फरवरी से हमारी परिवर्तन पदयात्रा स्टार्ट हुई थी, और वो परिवर्तन पदयात्रा आज तक यहाँ पर, अभी 24 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, 25 सितंबर को उसको 7 महीने पूरे हो जाएंगे। और वो उसको जो लोगों का जोश मिल रहा है, जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक चीज कही थी, कल भी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हमें नेता की जरूरत नहीं है, नेता यहाँ की जनता बनाती है। और वो जनता जिस भी व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टिकट देगी, वो जनता उसको विधायक बनाएगी। और वो ये जो रेला है, ये आपकी रैलियों में भी खूब भीड़ आती है। आप लोग कार्यक्रम बड़े चौटाला साहब को सुनने के लिए, अभय चौटाला को सुनने के लिए, क्योंकि चौटाला परिवार को लेकर एक बात तो ये कि अच्छे प्रवक्ता के, अच्छे वक्ता के, दरअसल उनको सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस भीड़ को, इस रेले को वोट में कन्वर्ट करना, क्या ये वाकई पॉसिबल है? केवल भीड़ आ जाने से आप लोग उम्मीद कर लेंगे सरकार में आ रहे हैं? जी मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। 73 हलकों में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गए हैं, वहां पे जनता ने जो उनको छोटी समस्याएं बताई है, जैसी भी सरकार की कोई भी बात कहते, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनको वहीं पर समाधान करने का प्रयास किया है। उनका समस्याओं का समाधान किया जा सके। और आज वही हालात वो जनता को समझ में आ गया कि हम कैसे भी करके ऐसे व्यक्ति को बनाए जो हमारी आवाज को बुलंद कर सके, जो हमारी आवाज को उठा सके। और आप देखिए, जब इतने लंबा समय बीतने के बाद भी जनता को इनका विश्वास जीतने का काम होता है। विश्वास जीतने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ज्योति जी, आज किसानों की बात चौधरी अभय सिंह चौटाला उठाते हैं। वो क्यों उठाते हैं? क्योंकि 2,43,000 किसानों का बकाया पेंडिंग है। अभी 1178 करोड़ रुपए का उनका बकाया है, वो उनको मिल नहीं पा रहा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनसे वायदा किया। चलिए मैं चर्चा में अभी बीजेपी को जोड़ते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता यकीन कर रही, करीब 20 साल हो जाएंगे आप लोगों को सत्ता से बाहर बैठे। अभय सिंह चौटाला ने जिन किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, उन किसानों को पता है कि अगर हमारी कोई आवाज उठा सकता है तो चौधरी नहीं, अगर इतना भरोसा होता तो मार्जिन कम नहीं होता। पिछली बार से मार्जिन कम हो गया था, जबकि किसानों के नाम पर इस्तीफा दिया था। ओके, विधुराव जी, कितनी सारी पार्टियां, कांग्रेस पर ही एक बार, ठीक है, इनेलो से जुड़ा सवाल इनेलो से मैंने पूछा, लेकिन कांग्रेस की ही बात कर लें। जो 500 रुपए सिलेंडर, चूंकि महंगाई से जनता परेशान तो होती है, अगर महंगाई बढ़ती है, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो ये वो घोषणाएं हैं जिनको पहली नजर में देखकर लगता है कि वाकई जनता को लुभा सकती है कांग्रेस पार्टी इस तरह के वादे करके। देखिए, हमें बचपन में याद है कब अटल जी की सरकार हुआ करती थी तो तीसरी मंजिल पर सिलेंडर वाला आकर घंटी बजाया करता था, सिलेंडर आपको चाहिए। और हमारी माता जी कहा करती थी कि भाई परसों ही तो देकर गया सिलेंडर। वो तीसरी मंजिल तक वापस लेके जाया करता था। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस की सरकार आ गई, और फिर हम देखते थे साइकिल के पीछे सिलेंडर, लोगों के सिर के ऊपर सिलेंडर, लोगों की मोटरसाइकिल के पीछे सिलेंडर, गाड़ियों की डिक्की खोलकर सिलेंडर, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सिलेंडर के पीछे लाइनों की लाइन लग गई। सिलेंडर ही अचानक से खत्म हो गए। हर गली के अंदर एक ब्लैकिया होता था कांग्रेस के राज में। हमें याद है कि किस प्रकार से उसके पास हमेशा सिलेंडर उपलब्ध होता था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जितनी मर्जी ले लो। और खुद राहुल गांधी जी रैलियों में खड़े होकर कहा करते थे, ये मनमोहन सिंह जी 7 सिलेंडर कह रहे हैं साल के अंदर, इसको बढ़ाकर 8 कर दूं क्या? लोग कहते थे
मुकुंद जी और जैसे बहुत सारे समर्थक रहते होंगे रैलियों में, बस हाँ कर दो कर दो कर दो, फिर एकदम चिल्लाते रहे चलो नो कर देता हूँ। लोग चिल्लाया करते थे हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। ये साल के अंदर 9 सिलेंडर दिया करते थे। अगर बाल मुकुंद जी को जरूरत है तो 1 महीने में भी 9 सिलेंडर आज मिल सकते हैं। वही जनता है, वही सिलेंडर है, वही अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये राज का फर्क है। ये सिलेंडर दिया ही नहीं करते थे, तो 500 का दें चाहे 5 रुपए का दें, जब जो चीज देनी ही नहीं है उसका रेट जो मर्जी तय कर दें। और फिर ब्लैक में जो है आकर जिस चीज को ये 500 कह रहे हैं वो 5000 का दिया करेंगे। तो जनता इनका मॉडल जानती है किस प्रकार से है। मैं एक और बात पर चर्चा कर रहा था, ये देखो जरूरी नहीं होता कि आप डिबेट से पहले जो 4 चीजें लिख कर आए, वो जरूरी नहीं होता कि डिबेट में वो फेंकनी है पूरी की पूरी बात, काउंटर भी हो सकता है। मैं छोटा एक अनुमति ले रहा था अपने बड़े भाई से, मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बार बार चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, इस प्रकार से चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं। मेरे खुद के पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज लोहारू के अंदर, जिसको चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं, उसके अंदर प्रिंसिपल, प्रोफेसर से प्रमोट होकर प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल जब थे वो उस समय, तो एक दिन बाद जो है घोषणा हो गई कि वो यूनिवर्सिटी बन गई। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया, वही की वही कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जिसका नाम था उसका नाम यूनिवर्सिटी रख दिया। अगर नाम बदलने से यूनिवर्सिटी होती, कोई उसके अंदर नया कोर्स आया वो बताइए, कोई किसी प्रकार की क्लासेस की सीट्स बढ़ी हो, सीट्स तक नहीं बढ़ी। मतलब इस प्रकार में केवल छोटा सा जो आपके पास। अब इनेलो वाले हमारे भाई कहते हैं कि हमने किसानों की आवाज उठाई। अरे आज तो आप चांद और तारे, सुनिए ना, आज तो आप चांद और तारे तोड़ लाने की बात करोगे क्योंकि जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब सत्ता में थे तब का चरित्र आपका, उसका अवलोकन आज तक करेगी जनता। जब सत्ता में थे तब तो सीधा गोली चलाया करते थे। खुद आप जिनको आजकल बहुत पसंद करते हैं, 9 साल से आपने कितने प्रोफेसरों की भर्ती की कि 1700 गोलियां तो मैंने पेड़ पर चढ़कर गिनी थी कंडेला के अंदर, जो इनेलो की सरकार ने चलाई थी। जब सरकार में होते हो तब तो गोलियां चलाते हो किसानों पर, बाहर आकर कहते हो कि हम जो है किसान। आपने यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर की भर्ती की, 9 साल में कितनी भर्ती की, आप एक बार उन चीजों के बारे में बताएंगे? रघुवंश जी, कोई तो कायम होगा ना। आप एक समय चौटाला साहब कहते थे जब तक जीऊंगा राज करूंगा, और बेचारे ने पूरा अपने बुढ़ापा जो है उस बुजुर्ग व्यक्ति को 10-10 साल तिहाड़ में पहले चले गए, अब फिर पेरोल पर है। कुछ तो कुकर्म किए हुए है ना कि आपकी एक सीट पर आ गए। कभी आप राज करने के सपने देखते थे, जब तक जिएंगे तब राज करेंगे। आज एक सीट में मसा कैसे बच गई आपको पता है। सारे आंदोलन राहुल जी, कुकर्म जैसा तो कुछ नहीं है सर। कोई अगर कुछ गलत करता है तो अदालतें हैं सजा सुनाने के लिए। और दूसरा ये जनता है सर, कब किसको एक विधायक पर ला दे, किसको बहुमत में ला दे। ये लोकतंत्र है, वोटर सजा सुनाई हुई है जनता की अदालत में, जो इनको लगातार 2004 से 5 में, उसके बाद हमें खुद कह चुके 20 साल हो जाएंगे इन लोगों को सत्ता से बाहर। तो जनता को समझ में आने की बात है, किसको कहां से कहां पहुंचा दे। मेरे गांव में आई थी, मेरे गांव में इनकी यात्रा आई थी, 2 बसों की यात्रा है इनकी, टोटल 2 बसों की, दोनों बसों में 3 आदमी रहते हुए हैं। उसमें क्या होता है, एक बस रुकती है वहीं पर और एक बस आगे चली जाती है, केवल 2 बसों की। स्थानीय एक भी आदमी इनको चाय और पानी पिलाने के लिए नहीं आता। हमारे गांव में खैर कड़सी थी, लोगों ने आए कोई तो चाय पिलाने वाला जरूर कोई मिल गया होगा, वहाँ पिलाया गया होगा, नहीं तो उसी बसों के अंदर चाय और पानी का इंतजाम भी करके चलते हैं। ठीक है विद्यु जी, आगे समय अभी कम है। तंवर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बालमुकुंद जी आपके पास भी आएंगे। तंवर जी जल्दी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहूंगा कि जब भी भ्रष्टाचार पर बात करें तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके अलावा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के प्रति कुलदीप बिश्नोई को सीबीआई ईडी का डर दिखा के अपने पक्ष में लेके देश प्रदेश में सबने देखा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः विफल हो चुकी है और हर वर्ग इनसे त्रस्त है और इनसे मोहभंग हो चुका है। और हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तत्पर है और इनको आने वाले समय। चलिए, मैं बालमुकुंद जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी। बालमुकुंद जी, देखिए कांग्रेस ठीक है घोषणाएं अच्छी कर रही है, लेकिन बहुत सालों से आप भी डिबेट में रहे हैं मेरे साथ। हम बहुत बार कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बात करते हैं। जब तक ये सारे बड़े बड़े नेता एक साथ एकजुट नहीं होंगे, सभी घोषणाओं और सभी कार्यक्रमों पर एकमत नहीं होंगे, तो कैसे मजबूत होगी पार्टी? ज्योति जी, मैं माफी के साथ, मुझे नहीं पता मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, उसमें आप भी, क्योंकि आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ भिवानी जिले से संबंध रखते हैं चरखी दादरी, भिवानी जिले का हिस्सा रहा है। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता रहे हैं, उनको बड़ी इज्जत की दृष्टि से हरियाणा में देखा जाता है, बड़े कुशल प्रशासक रहे हैं।
हमारे विधु राहुल जी ये भाजपा के लोगों के दिमाग में इतनी जाति पाति बड़ी है, बंसीलाल जी के नाम पे करे। वो यूनिवर्सिटी जो है कभी कभी निकलते बढ़ते आपने भी देखी होगी, चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा मेरी बात जब अधूरी रहेगी, एक 30 सेकंड में पूरा करता। कांग्रेस नीतिगत फैसले, जैसे ये दूसरे पे टीका टिप्पणी करते हैं, इनको बीच में टोका करो, ये पढ़ करा कर फेंक देते हैं। अरे फेंकते नहीं, काम करते हैं। नीतिगत इंडस्ट्री एरिया के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। आज मैं करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकती इंडस्ट्रियां। कांग्रेस ने नीतिगत तरीके से फैसला किया। ईपीआईपी, इनको तो ये भी नहीं पता ईपीआईपी क्या होता है, इंडस्ट्रियल में ईपीआईपी क्या होता है इनको पता नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जोन हमने कुंडली में स्थापित किया, फूड पार्क हमने 100 में स्थापित किया, फूड पार्क हमने बड़ी में स्थापित किया। बादलकोट में फुटवीयर पर, जहां केवल फुटवीयर ही बनेगा, चप्पल जूते ये बनेंगे, रोजगार शुरू किया। लेकिन बालमुकुंद जी, आप जिनको वरिष्ठतम नेता कह रहे थे सैलजा, कुमारी सैलजा ये कह चुकी हैं कि हुड्डा सरकार में तो उत्तर हरियाणा का विकास नहीं हुआ, वो खुद ही कह चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूँ इनको, आईएमटी मानेसर हमने, आईएमटी बादलकोट हमने, आईएमटी रोहतक, बावल और आईटी पार्क पंचकुला, जैसे मैंने 19 यूनिवर्सिटियां गिनाई, ऐसे मैंने 4। मैं आखिरी कमेंट जादौन जी से चर्चा का आखिरी कमेंट, समय अगर बचता है तो विदु जी आपके पास आएंगे। जादौन साहब, नहीं आप सभी साथ साथ मत बोले, अभी साथ मत बोले आप लोग, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जादौन साहब आखिरी कमेंट। देखिए, ऐसा है कि अब वो अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपने आप को तैयार किया है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, अभी भी लगातार चल रहे हैं, और कांग्रेस जो है अभी विकलांग पोजीशन में है। अब उनके पास तो घोषणा पत्र की ताकत है कि चुनावी वायदों का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर ही वो जीतेंगे या हारेंगे, जो भी फैसला एक तो जनता का होगा। लेकिन हाँ, ये है कि पिछली बार भी कांग्रेस की यही स्थिति थी और उसके बावजूद वो 30 सीटें ले आए थे। तो मुझे लगता है कि अब 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को उसका कुछ लाभ मिले। ठीक है, तो इनको कैसे न्यूट्रलाइज करना है उसको तो देखने की बात। बिल्कुल। 31 सीटों के बाद भी टिकट वितरण में खामी की बात नेता आज भी स्वीकार करते हैं कि टिकट बंटवारा अगर अच्छे से होता तो हम बेटर कर सकते थे। विदु राहुल जी, आखिरी कमेंट है आपका। प्रो इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया शब्द भारतीय जनता पार्टी राजनीति में लेकर आई। अच्छा। गुजरात में जब हम 25 साल राज करते हुए, तो 25 साल बाद हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस जो है इस बार आया। किस प्रकार हमने 150 सीटें जो है वहां पर जीतकर इतिहास रच दिया, 155 सीटें हमारी आई। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में एंटी इनकम्बेंसी शब्द नहीं जचता, प्रो इनकम्बेंसी जचता है। बालमुकुंद जी ने जिन बहुत सारी उद्घोषणाओं की बात कही, एक उद्घोषणा और थी हुड्डा साहब की, उन्होंने एग्रो मॉल खड़े किए 11,000 करोड़ रुपए। उन 11,000 करोड़ रुपए में एक दाना भी नहीं बिका। एजुसेट्स लगाए स्कूल दर स्कूल, उन एजुसेट्स में एक भी क्लासरूम में एजुसेट नहीं चला। अगर चला हो, चैलेंज करता हूँ, अगली डिबेट के लिए आपको होमवर्क देता हूँ, एजुसेट का एक बार पता करना, कई एक क्लास में भी एजुसेट चला हो। लेकिन खैर ये चर्चाएं लंबी चलेंगी, 2024 के चुनाव तक चलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को स्थापित किया ना ज्योति जी। ये देश के साथ गद्दारी है। ये जो एग्रो मॉल थे ये बिल्कुल तैयार थे, केवल ये एक कांग्रेस का नाम ना हो जाए। 2 चीजों पर एग्रो मॉल पे और आसिम उठाना माइनर पे। आसिम उठाना नहर का पैरवी नहीं कर पाई। हमने सतलुज यमुना, ये बीच में होते सतलुज यमुना नहर का हमने विकल्प तैयार किया ना, आसिम उठाना माइनर। या कांग्रेस का नाम नहीं हो जाए, इन्होंने पैरवी नहीं, हम साइफन से पानी लेके आते। सतलुज यमुना नहर का विकल्प हम लेके आते, आसिम उठाना माइनर। ये कांग्रेस का नाम ना जाए, इन्होंने उसकी पैरवी नहीं की कोर्ट में। आप बताइए कौन सरकारी वकील का विकल्प नहीं है? बंद कर दिया इन्होंने, कांग्रेस का नाम हो जाए। अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इजराइल जैसे तकनीक है। ठीक है सर, आगे समय नहीं अभी। शुक्रिया विदु जी, शुक्रिया बालमुकुंद शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमने चर्चा की भूपेंद्र हुड्डा जो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की घोषणाएं हैं और क्या इन घोषणाओं को लेकर कोई कमाल हरियाणा कांग्रेस इस बार दिखा पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।